नमस्कार, वंस अगेन वेलकम है आप सभी का। देखिए बच्चों, अब अपना नेक्स्ट यूनिट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो एकदम फोकस्ड होके अच्छे से देखना, बहुत सी बातें आपको पता चलेगी और अगर पहले पढ़ा हुआ ये चैप्टर तो पूरा आपका रिवीजन होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है? धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के मतलब करंट है, उस करंट का इफेक्ट आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे? तो ये ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? रिसर्च किया और रिसर्च करके इन्होंने देखा कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारा वही चालक तार है, उसके चारों ओर जब वो मैग्नेटिक निडल या कंपास लेके जाते हैं तो वो जो निडल होती है वो निडल डिफ्लेक्ट होती है। क्या देखा इन्होंने कि धारावाही चालक तार के चारों ओर जब वो चुंबकीय सुई लेके जाते हैं तो वो विक्षेप होती है। तो इन्होंने यहां से कॉन्क्लूजन निकाला, क्या? धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चारों ओर होता है। फिर इसकी डायरेक्शन भी बताई कि इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो देखिए यहां पे बात करते हैं कैसे होता है ये। इस प्रकार से कोई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, क्या है? धारावाही चालक तार है। इसमें अपने पास आई करंट बह रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है इतनी बातें? तो इन्होंने क्या देखा कि इसके चारों ओर चुंबकीय सुई जो होती है वो विक्षेपित होती है। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मतलब एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। ऐसे बताया इन्होंने। क्या बताया? कि एक क्लोज्ड लूप यानी बंद लूप बनाता है ये चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? एक बंद लूप बनाती हैं। ये इन्होंने यहाँ पे देखा। फिर ये डायरेक्शन के लिए इन्होंने बोला कि इसकी डायरेक्शन कैसे दें। तो डायरेक्शन के लिए एक रूल आता है, डायरेक्शन ऑफ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए एक रूल बताया इन्होंने, राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इन्होंने कहा, इन्होंने नहीं बताया, दिया किसी फिजिसिस्ट ने, इन्होंने ये बोला कि इस नियम से इसकी दिशा दी जा सकती है। क्या? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दिशा किस नियम से देंगे? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से देंगे। इन्होंने ये बोला कि जो आपका अंगूठा होगा, आपको इस प्रकार से कंडक्टर को पकड़ना है कि जो अंगूठा होगा, थंब होगा, थंब, थंब तो आप जानते ही हो हिंदी में क्या बोलते हैं? अंगूठा। ये धारा की दिशा में होगा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो आपका टर्न्ड फिंगर्स होंगी, टर्न्ड फिंगर्स यानी मुड़ी हुई अंगुलियां, टर्न्ड फिंगर्स क्या होंगी? मुड़ी हुई अंगुलियां। ये जो होंगी ना मुड़ी हुई अंगुलियां, ये बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसकी दिशा को बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन बताएगा कौन? टर्न्ड फिंगर्स, मुड़ी अंगुलियां। मतलब जैसे कि ये अपने पास एक वायर है, इसमें ऐसे ले लो, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर इस टिप की ओर। तो बताना है करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। तो अपन इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे कि जो अंगूठा होगा ना, ये अंगूठा तो बताएगा अपने को धारा, करंट, और जो टर्न फिंगर्स होंगी, मुड़ी हुई अंगुलियां होंगी, ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो इस प्रकार से अगर देखें कि ये ऐसे ही है और इसको अपन ने ऐसे पकड़ा है, तो यहां पे बात करें, यहां पे तो उंगलियां इस डायरेक्शन में घूम रही है, ऐसे, यहां पे ऐसे घूम रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। और जब यहां पे बात करें, यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, मतलब यहां पे तो अंदर होगा,
इनसाइड होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से दी जाती है। क्लियर। अब देखिए जो बाहर होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको डॉट से दिखाते हैं और जो अंदर होता है उसको अपन क्रॉस से दिखाते हैं। तो ध्यान रखना ये इनसाइड को बता रहा है, अंदर की ओर, अंदर की ओर, और जो डॉट है ये बताता है आउटसाइड को, यानी बाहर की ओर, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बातें। मैं आपको थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं दिखा पा रहा ये हाथ वगैरह, दूसरे हाथ में मेरे पास ये माइक है, लेकिन फिर भी आप सोचो कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से अपने को ऐसे पकड़ना है, फिर देखिए डायरेक्शन कैसे कैसे आ रहा है। क्लियर, ओके। चलिए इसके बाद में जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात की कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे देते हैं, तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक नियम आया बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा है आप लोगों ने, बायो-सावर्ट का नियम। यह जो नियम है ना, ये नियम, यह नियम, यह नियम धारावाही, धारावाही चालक तार के कारण, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करता है, ज्ञात करता है। हम कहें इट यूज्ड, या दिस लॉ इज यूजेज, इट यूज टू कैलकुलेट, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका इसलिए यूज होता है। क्लियर। तो बायो-सावर्ट नाम के फिजिसिस्ट थे, इन्होंने अपना एक नियम दिया और उस नियम से हम धारावाही चालक तार के कारण क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इन्होंने लिया, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, ठीक है। तो इसके कारण इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बताया। तो उसके लिए क्या कहा इन्होंने कि मेरा जो नियम होगा वो छोटे कंडक्टर के लिए डिफाइन होगा, बाद में जाके ये बड़े कंडक्टर, छोटे मतलब जिनकी लेंथ कम है, फिर बाद में जाकर ये बड़े लेंथ के लिए भी डिफाइन होने लग गया। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट कंसीडर किया, डीएल, क्या, लाइन एलिमेंट, अल्पांश लंबाई, स्मॉल लाइन एलिमेंट इन्होंने कंसीडर किया और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया और इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला बताया। और फिर जैसे आगे चलकर यहाँ पे इसके लिए आ गया, तो आगे चलकर इस पर रिसर्च हुए, तो उन्होंने बोला कि सर इसके लिए आप निकाल रहे हो, पूरे के लिए निकालने के लिए क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप समाकलन कर देना, इंटीग्रेशन क्या काम आएगा, इंटीग्रेशन कर दो। तो लास्ट में चल के क्या किया गया कि अगर कंप्लीट पूरा कंडक्टर के लिए चाहिए तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इनका जो लॉ था, इनका जो नियम था, वो लाइन एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड को बताता था। क्लियर। तो इन्होंने बोला कि इस लाइन एलिमेंट डीएल के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीबी होगा। और इन्होंने देखा कि ये जो डीबी है ना, ये करंट आई के प्रोपोर्शनल होगा, जितना करंट बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। अच्छा, इन्होंने सेकंड बात यहाँ पे नोटिस की कि जो डीबी का वैल्यू है वो डीएल के प्रोपोर्शनल होगा, जितना लेंथ होगा इसका उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। हमने देखा ना कि भाई करंट है, ये करंट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो हम कहें करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो ये तो पहले इन्होंने ही नोट कर लिया था, एक्सपेरिमेंट के अंदर और भी बातें आती हैं, तो इन्होंने ये नोट कर लिया था कि करंट का वैल्यू बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, तो इन्होंने नोट कर लिया था और यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया। डीएल यानी लेंथ बढ़ाओ तो भी आपका डीबी बढ़ता है। एक तो छोटे से के लिए लाइन एलिमेंट की बात करें, थोड़ा सा बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। एक छोटी सी चुंबक हो, एक बड़ी चुंबक हो, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड किसका चाहता, बड़ी चुंबक का, वही बात है यहाँ पे। तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल। फिर इन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ की अगर लेंथ की बात करें तो अगर लेंथ को बढ़ाते जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जाता है।
यहाँ की ये जो ये जो डिस्टेंस है या हाँ दूरी है, इसको बढ़ाते जाएं तो ये घटता जाता है dB। इन्होंने देखा किस प्रकार से, इन्होंने बोला कि 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। एक बात इन्होंने और नोटिस की कि यहां से जो एंगल होगा ना, उस एंगल का अगर साइन बात करें, साइन थीटा, उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। यानी साइन थीटा जितना ज़्यादा होगा dB का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन्होंने ये 3-4 बातें नोट की और उसके बाद में इस नियम को इन्होंने ऐसे बोल दिया कि dB कुछ ऐसे है, IDL साइन थीटा अपॉन r²। और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, समानुपाती नियतांक। लेट वो क्या आता है अपने पास, k आता है, k IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये इन्होंने dB निकाला। क्लियर? इस लाइन एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। और कंप्लीट के लिए चाहिए क्या था, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल सी बात है। चलिए फिर यहां पे बात आती के क्या चीज है यहां पे, तो हम जानते हैं के तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, राइट है। क्या है, समानुपाती नियतांक। यानी के समानुपाती नियतांक है और के का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है CGS में। किसमें, CGS में। के का वैल्यू 1 इन CGS सिस्टम और के का वैल्यू होता है μ0/4π किसमें, इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम। तो के का वैल्यू μ0/4π इन SI सिस्टम ये होता है। और जब इसको सोल्व करते हैं तो के का वैल्यू आता है 10⁻⁷ कितना, 10⁻⁷ ये इसका वैल्यू आता है। क्लियर? इसका यूनिट क्या आएगा उसकी भी बात करेंगे अपन, ठीक है। चलो तो के का वैल्यू इतना आता है। यहां पे म्यू नोड क्या है, म्यू नोड ये क्वेश्चन आता है। म्यू नोड जो है ये चुंबकशीलता है, परमिएबिलिटी है। क्या है, परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, हवा की चुंबकशीलता या निरपेक्ष चुंबकशीलता अपन इसको हिंदी में बोलते हैं। क्लियर इतनी बात है? तो म्यू नोड क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। म्यू नोड का वैल्यू कितना आएगा, तो म्यू नोड का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 4π × 10⁻⁷। इसका यूनिट क्या आएगा मैं बता सकता हूं, बहुत सिंपल है कि dB का वैल्यू, dB का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, फिर अपन बोल देंगे ये भाग लग जाएगा IODL का एम्पियर मीटर, मतलब आ जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ऐसे आ जाएगा। लेकिन मैं अभी इसका यूनिट नहीं निकाल रहा। रीजन क्या है, मैं पहले आपको ये नियम बता दूं, नियम के बाद में इस पर एप्लीकेशन बता दूं, और उसके बाद में जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे अपन, केवल मैग्नेटिक फील्ड की, तब मैं आपको बताऊंगा dB का SI यूनिट क्या है, CGS यूनिट क्या है, ये सब चीजें। क्लियर? अभी आप ध्यान रखो कि म्यू नोड का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷। और अगर आपको पहले से पता है कि इसका यूनिट क्या आएगा तो मेरे को बताओ, यहां पे इसका यूनिट क्या आएगा मेरे को बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन समझ लो, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे अपन। चलिए, तो म्यू नोड क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी मुक्त आकाश की चुंबकशीलता है। तो ये इन्होंने नियम निकाला, के IDL साइन थीटा अपॉन r²। के का वैल्यू 1 इन CGS सिस्टम, के का वैल्यू μ0/4π इन SI सिस्टम, के का वैल्यू 10⁻⁷ होता है। इसको जब सोल्व करते तो कितना आता है, 10⁻⁷। म्यू नोड की वैल्यू कितनी, 4π × 10⁻⁷। चलिए dB का वैल्यू इतना आ गया। आगे देखिए, अगर B निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे। dB आपके पास कुछ ऐसे हो गया, μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। यही काम का फॉर्मूला है अपने पास। अभी इसको वेक्टर में प्रदर्शित करना हो तो कैसे करेंगे, तो μ0/4π, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होगा अपने पास I, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। कैसे, जब अपन इन दोनों को ओपन करें, dl
क्रॉस आर वेक्टर को, तो ये क्या होगा, dl r साइन थीटा, ऐसे ही होगा। एक आर से एक आर कैंसिल होकर आर स्क्वायर हो जाएगा और dl साइन थीटा अपने पास आ जाएगा, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो db अगर वेक्टर में बात करें तो अपने पास ऐसे आएगा। और अगर b ही निकालना हो अपने को, क्या निकालना हो, ओनली b, तो b निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे db का। चलिए, ये था बायो सावर्ट का नियम। अपने काम का क्या है, अपने काम का ये फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? वेक्टर में बहुत कम काम में आता है, वेक्टर में पूछ सकता है फॉर्म कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब बायो सावर्ट के नियम के आधार पर अपने पास एक एप्लीकेशन आती है, उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। चलिए, RIHT जी यहाँ पे गायब हो गया, RIGHT। अब जैसे तो ये क्लास है कि भाई रिकॉर्डेड क्लास है ना, अभी जैसे क्लास वैसे होती है ना, मतलब ऑफलाइन क्लास, तो उस क्लास के दौरान जैसे अभी RIHT होता है तो बच्चे सर जी आएगा, सर जी आएगा, GHT। और यहाँ पे क्या है, हो गया RIHT। अब आप ये बता नहीं सकते सर जी आएगा, मेरे भी ध्यान नहीं रहा कि जी आएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। धारावाही, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये है। तो अपने पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट अपने पास फ्लो हो रहा है। कितना करंट, I। ये लो, और यहां से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस पर दो लाइन एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, एक यहां पे एक यहां पे, दोनों एंड पे। ठीक है, ये लो, ये दोनों एंड पे अपन ने लाइन एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इसके बाद में जैसे यहां पे माना कि पॉइंट P से ये जो एंगल बन रहा है ये φ2 है और ये अपने पास φ1 है, मतलब φ1 ये एंगल है और ये कितना है, φ2 एंगल है, और इसमें I करंट अपने पास फ्लो हो रहा है। ठीक है, इतनी बात है। तो इसके लिए पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका आप फॉर्मूला याद रखें, वो होता है अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये तो पहले से था, I ये भी था, यहाँ पे R स्क्वायर था। वो R कौन सा डिस्टेंस था, लाइन एलिमेंट से डिस्टेंस था। इसको अपन ने यहाँ पे R ये ना लेके, ये R होता है, ठीक है, यहाँ से इससे डिस्टेंस, यहाँ से इससे डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, ये R ना लेके ये लिया जाता है 4 पाई D, ये डिस्टेंस तार के पॉइंट O से वो पॉइंट P कितना डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस पे, लाइन एलिमेंट से नहीं, पॉइंट O से। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D हो गया। क्लियर? और फिर यहाँ पे अपने पास आता है साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि फॉर्मूला काम का है, अपने तो सूत्र काम का है। अपने से ये नहीं पूछेगा कि सोल्व करो भैया क्या आएगा। तो यहाँ पे B का वैल्यू आता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये B आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्लियर इतनी बात है? चलिए
ये φ1 और ये φ2। अब इसके अंदर बात करें, ये डेफिनेट लेंथ का था। अगर इनफाइनाइट लेंथ की बात करें, किसकी बात करें? इनफाइनाइट लेंथ की, अनंत लंबाई के तार की बात करें, अनंत लंबाई की, यानी वायर की लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट है। मतलब जैसे ये वायर है और ये वायर इनफाइनाइट तक जा रहा है ऐसे, और ये पॉइंट P है, कितना डिस्टेंस पे? D डिस्टेंस पे। आप मेरे को एक बात बताओ, यहां से ये एंगल फाई था, φ1 था, ये क्या φ1 बढ़ रहा है क्या ऐसे, जैसे जैसे ये पॉइंट आगे जा रहा है? बढ़ रहा है, क्लियर बात है। लेकिन ये φ1 कितना बढ़ेगा? आप बोलोगे कि ये φ1 दूर, मतलब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी आएगी? 90 डिग्री। तो जब इसकी इनफाइनाइट लेंथ होगी, वायर की अनंत लंबाई होगी, समझो ये इतना वायर है, यहां से ये φ2 एंगल बन रहा था, कितना? φ2। अब यहां से φ2 बढ़ गया, फिर यहां से और बढ़ेगा, फिर यहां से और बढ़ेगा, और यहां से और बढ़ जाएगा, यहां से और ऊपर से बात करें तो यहां से और बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ है अपने पास, अनंत लंबाई है, तो मैक्सिमम बढ़ेगा 90 डिग्री। हम कहें φ2 कितना होगा? 90 डिग्री। तो φ1 कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। यानी अनंत लंबाई की बात करें, क्या अनंत लंबाई की बात करें तो φ1 φ2 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इस केस में B का वैल्यू कितना? म्यू नोड I/4πd, राइट, साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना? 1, ये भी कितना? 1, कितना हो गया? 2। यानी B का वैल्यू कितना आ गया? म्यू नोड I/4πd, और ये मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया? म्यू नोड I/2πd। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होगा इस केस के अंदर, इस स्थिति में। क्लियर? इसी में एक और केस की अपन बात करते हैं कि पॉइंट P जो है, पॉइंट P इज situated near to the one end of infinite length wire, infinite length wire। इंग्लिश थोड़ी सी मेरी ऐसी आती है लिखने में भी और बोलने में भी। क्या है? बिंदु P अनंत लंबाई के तार के एक सिरे के पास स्थित हो। क्या? बिंदु P अनंत लंबाई के तार के एक सिरे के पास स्थित हो। ठीक है, ये अपने पास इनफाइनाइट लेंथ है, और यहां पे पॉइंट P है, यहां पे है, इसके एक एंड के पास है D, यहां पे नहीं है, यहां पे, और ये लेंथ यहां से क्या है? इनफाइनाइट जा रही है, अनंत, ऐसे। तो आप बोलोगे ये φ2 एंगल था, तो φ2 तो कितना हो गया? 90 डिग्री। जबकि φ1 की बात करें, यहां पे थे अपन, यहां पे ये φ1 था। अब ये पॉइंट इस प्रकार से पास आते जा रहा है, एंगल घटेगा या बढ़ेगा? आप बोलोगे घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। यानी φ1 कितना हो गया? 0 डिग्री। और φ2 कितना है? 90 डिग्री। φ2 90 अनंत पे चला गया, φ1 जस्ट पास में है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखें तो B का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे रखें म्यू नोड I/4πd, राइट। φ1 का वैल्यू 0 यानी साइन 0 डिग्री, और φ2 का वैल्यू कितना? 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री। B का वैल्यू कितना आ गया? म्यू नोड I/4πd, यही आएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा अपने पास म्यू नोड I/4πd, नॉट T, D, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके जी, क्लियर है इतनी बातें? इसमें एक और केस की अपन बात कर लेते हैं कि अगर एक्सिस पे अपने को निकालना हो, एक्सिस पे, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर मतलब हो गया ये वायर है,
या तो यहाँ पे हो या पॉइंट यहाँ पे हो, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, आप बोलोगे अगर यहाँ पे है पॉइंट P पर, तो जैसे φ1 कितना, ये यहाँ पे था अपने पास φ1, समझना। अब ये पॉइंट P कहाँ पे चला गया, इधर। आप बोलोगे φ1 कितना हो गया, 0 डिग्री, φ2 कितना हो गया, 0 डिग्री। आप दोनों को 0 ही समझो, कितने हो गए, 0 डिग्री, ऐसे समझो, कितना हो गया, 0। φ1 φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, कितना हो गया, 0 डिग्री, एंगल आ गया 0 डिग्री। तो φ1 एंड φ2 बोथ आर 0 डिग्री। कहां पे, एक्सिस पे बात करेंगे, तो आप 0 समझोगे या 0 है, देन उस सिचुएशन में b का वैल्यू कितना, म्यू नोड I अपॉन 4πd, क्लियर। साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री कितना आया, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 क्या आया, 0, और 0 मल्टीप्लाई ये तो कितना आ गया, 0, यानी b का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा।